बहुसंख्यक समाज जो है वो समझ गया है कि बहुसंख्यक समाज के साथ अगर बिखर के जाओगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, उनके पीछे चलोगे तो कोई फायदा नहीं। आज अपनी लीडरशिप की जरूरत है और ख़ास तौर से एनआरसी के आंदोलन के बाद ये समझ में आ गया, क्योंकि एनआरसी में उस आंदोलन में जिन लोगों को भी आपने सत्ता में इख्तियार में बैठाया उन लोगों ने आपकी बात नहीं की। स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है AIMIM के युवा नेता आरिफ सैफी। अभी मैं मौजूद हूं शाहीन बाग के वार्ड नंबर 188 में। हमारे साथ AIMIM के कैंडिडेट है आरिफ सैफी। सर, अभी आप नॉमिनेशन डाल के आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव आएगा या? जी, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। देखिए, बदलाव तो साफ है, क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट यहाँ से जीते थे पिछली बार वो अपने नाम के दम पे तो जीते नहीं थे, वो जीते थे अपनी पार्टी के नाम पर, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। वो उस टाइम आम आदमी पार्टी की एक लहर बनी थी और पूरे दिल्ली में एक बदलाव देखा गया था, क्योंकि उस टाइम उनके पास बड़े बड़े वादे, बड़े बड़ी झूठे वादे उनके पास थे। जो मन में आया उन्होंने कह दिया, लोगों ने उन पर एतमाद भी करा, यकीन भी करा, क्योंकि पहली बार वो आ रहे हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। अब उन्हें आवाम के बीच में जाना है तो अपने 8 साल का जवाब देना पड़ेगा कि हमने क्या किया इन 8 साल में। 6 साल हो गए काउंसलर को, 6 साल में उन्होंने क्या किया शाहीन बाग में। अब यहाँ देखिए, अब्दुल फजल वार्ड में सब उनका चुनावी वादा था। किसी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले आऊँगा तो कूड़ा घर जो बनवाऊँगा, जो कूड़े घर की जो समस्या है उसे हल करूँगा। मगर वो आज कूड़ा घर की समस्या हल कराने की जगह उन्होंने पूरे अब्दुल फजल को ही कूड़ा घर बना दिया। आप जगह जगह देखें कूड़े के ढेर है, जगह जगह गंदगियां हैं। इनफैक्ट 2-3 साल से सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, आज तक वो तक नहीं बदले गए। लोग बाग वहाँ से गिरते हैं, कईयों के तो यहाँ तक के पलस्तर चढ़ गए उसमें गिरने के बाद, मगर उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। नालियों में कचरा भरा हुआ है, पानी कई दफे तो बदतमीजी से उसे जवाब मिला। मतलब एक तरीके से दादागिरी वाला ये राज रहा 6 साल का उनका। लेकिन आप कह रहे हैं कि दादागिरी वाला राज रहा, वही दिल्ली मॉडल लेकर उन्होंने पंजाब जीत लिया, अब गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हम कट्टर ईमानदार हैं, हम दिल्ली में बहुत काम किया है। आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई काम ही नहीं। देखिए, ये मेरी बातों पे कह रहे की जरूरत ही नहीं है। आप पूरे इलाके में खुद सर्वे कर लीजिए। पूरे इलाके के अगर आप लोकल लोगों से मालूम करेंगे कि इस नुमाइंदे के बारे में आपकी क्या राय है, तो खुद सर्वे साफ है। मैं तो बल्कि लोगों के अंदर जो फीडबैक आ रहा है, तो मैं समझता हूँ इनसे तो मुकाबला ही नहीं है कहीं से कहीं तक। आज इनके नाम पर तो लोग बाग कई जगह तो ऐसा व्यवहार हुआ है कि इन्हें गलियों से भगा दिया गया। ये कैंडिडेट रनिंग काउंसलर के साथ अगर ये व्यवहार पब्लिक कर रही है तो मानिए कितनी नाराज होगी पब्लिक। और ये मैं एज अ पॉलिटिशियन नहीं कह रहा इस बात को, आप जनता के बीच में जाके इस बात को मालूम करेंगे, उनसे खुद जवाब मिल जाएगा। तो आपका मुकाबला किससे? आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से? देखिए, आज खास तौर से मैं कहूँगा अल्पसंख्यक समाज जो है वो समझ गया है कि बहुसंख्यक समाज के साथ अगर बिखर के जाओगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, उनके पीछे चलोगे तो कोई फायदा नहीं। आज अपनी लीडरशिप की जरूरत है और ख़ास तौर से एनआरसी के आंदोलन के बाद ये समझ में आ गया, क्योंकि एनआरसी में उस आंदोलन में जिन लोगों को भी आपने सत्ता में इख्तियार में बैठाया उन लोगों ने आपकी बात नहीं की। शाहीन बाग जैसा आंदोलन रहा, उस आंदोलन में एक दफ़े भी कोई ऐसी बड़ी लीडरशिप नहीं आई जो उनके मनों पर जख्म रख दे कि भाई आप सर्दी में दिन रात यहाँ पड़े हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके दर्द के साथ शरीक हैं। कोई नहीं आए। उसी दरमियान आप देखते हैं जामिया में प्रोटेस्ट के दरमियान पुलिस का लाठीचार्ज होता है, पुलिस जामिया के अंदर घुस के मारती है बच्चों को। मैं रात में 3 बजे जब मेरे पास कुछ कॉलें आई, रात में 2-3 बजे के आसपास मैं अपनी टीम के साथ गया। मुझे भी डर था, क्योंकि पुलिस वालों का वो रवैया था कि किसी को भी देख के लाठी बजाना या बंदे के सामने से फायरिंग करने वाले हालात बने हुए थे। पूरा इलाका दहशत में था, मगर फिर भी हम हिम्मत जुटा के वहाँ गए, डीसीपी से बात करी, डीसीपी साहब ने बात करी भी और हमें पूरे जामिया कैंपस में घुमाया। काफ़ी बच्चे बेंचों के नीचे छुपे हुए मिले हमें।
हमने उन्हें निकाल कर लेकर आया। उन लोगों के इस दर्द को समझने के लिए, उस पीड़ा को समझने के लिए एक दफा भी कोई लीडरशिप आके उन बच्चों से जाके नहीं मिली कि भाई तुम्हारे साथ सही हुआ या गलत हुआ, क्यों हुआ। एक दफा उनके हालचाल पूछने की भी कोशिश नहीं करी। तो उन लोगों के साथ क्यों जाएगी आवाम जिन्होंने खुद देखा, और खास तौर से जामिया ने खुद देखा कि हमारे साथ क्या सूरत हाल पेश हुआ। ये जालिम के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। हम उन्हें वोट दे के इख्तिदार में पहुंचा रहे और वो हमारे सुख दुख में शामिल भी नहीं है। तो क्यों कहा जाता है कि शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो अमानुल्लाह खान ने खड़ा किया, आप कह रहे कि आम आदमी पार्टी उसके सपोर्ट। मेरे भाई देखिए, आनंद साहब असल में बड़े पॉलिटिशियन क्या होते हैं, वो एक एमएलए हैं। एमएलए कहीं जो जाहिर सी बात है उनका एक वजन अपना, एमएलए साहब ने मुंह दिखाया चलते बने। और वहाँ ना अमानत साहब का आंदोलन था, ना हमारा आंदोलन था, ना किसी और का आंदोलन था, वो अवाम का आंदोलन था, वो अवाम का दर्द था। और उस दर्द में जिसने ज्यादा से उनको महसूस किया वो उनके साथ शामिल रहा। मैं कहता हूँ यही आम आदमी पार्टी, पर्टिकुलर मैं अमानत साहब की बात नहीं कर रहा, इसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं, बाकायदा पिस्टल लेके चढ़ते हैं और उन्हें धमकाते हैं कि आप इस प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए वरना अंजाम बुरा होगा। कि एक दफे जीसीबी लेकर आते हैं, जीसीबी से हटाने की कोशिश की जाती है। तो कई दफा उन लोगों ने ये कोशिशें करी कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। तो अमानत साहब ने कहाँ किया वो आंदोलन? अगर अमानत साहब करते तो वहां आके बैठते। बल्कि अमानत साहब का खुद का ये नारा था उस टाइम, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन थे, कि आप विधानसभा के इलेक्शन के बाद मैं भी आपके साथ इसी स्टेज पे, इसी मंच पे आके बैठूंगा इलेक्शन के बाद। मगर लोगों ने इसी बात को सुन के उन्हें एक तरफा वोट दिया। उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने सबको बोला, वो एक दफा भी झांकने नहीं आए वो। अरे चलिए, वो तो खैर सर देश की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मेन मुद्दे हैं, एमसीडी का चुनाव होने वाला है, आपके पास क्या मुद्दे, आप क्या लेकर जाएंगे जनता के पास? कैसे लोगों को आप मोटिवेट करेंगे कि आप मुझे वोट दीजिए? देखिए, मुद्दे बहुत हैं और हमें ऐसे छोटे मुद्दों में उलझा दिया गया कि हम बड़े मुद्दों की बात ही ना करें। अब हमारी जमीनी जो मुद्दे हैं, यहाँ कूड़े की एक बड़ी समस्या है जिसके लिए कोई हल नहीं निकाल पाए ये लोग। एक आपकी नाली सीपेज की बहुत बड़ी समस्या है, उसका कोई हल नहीं निकाल पाए। साफ सफाई का झाड़ू वाले नजर नहीं आते, जबकि उनके पास उन्हें 80-85 कर्मचारी उन्हें एमसीडी की तरफ से दिए गए हैं, मगर महीने में एक आध दफे कोई नजर आ जाता है। अब आप रोजमर्रा के काम तो रोजमर्रा ही करेंगे ना, महीने में एक दफे तो नहीं करेंगे। आप खाना खाना है तो रोज खाएंगे ना। तो अब झाड़ू वाला अगर महीने में एक दफा आएगा तो सफाई कैसे मानी जाएगी? अच्छा, कूड़ा ज्यादातर एमसीडीओ में आप देखिए कूड़े की गाड़ियां आती हैं घर घर, बाकायदा उनका म्यूजिक बजता है जो लोगों को पता चल जाए कूड़े की गाड़ी आई है। मगर हमारे अपने इलाके में एक कूड़े की गाड़ी नजर नहीं आती जल्दी। महीने 2 महीने में कभी घूमती घामती एक आध गाड़ी कोई नजर आ गई। वो ये सूरत हाल ये रहा। ये माकूल इंतजाम होना चाहिए, कूड़ा घर घर से उठना चाहिए, उसका पूरा इंतजाम करने की पूरी कोशिश होगी हमारी। झाड़ू रोजमर्रा लगनी चाहिए, उसका पूरा इंतजाम करने की कोशिश होगी। नाली के कोई भी नाली में कचरा भरे, तुरंत हमारे आदमी वहां जाके उसकी सफाई करें, उसका पूरा ध्यान दिया जाएगा। ये बात करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास 80 कर्मचारी कम नहीं होते। ये बात करने की जरूरत है, आपकी अपनी एक्टिविटी उनके साथ होनी चाहिए, ना कि आप बिल्डिंग बनाने में लग जाए। आप अगर आपको अपने पर्सनल काम में टाइम नहीं है तो आप क्यों आते हैं एमसीडी में काम करने? क्यों आते हैं आप काउंसलर बनने? आप अपनी बिल्डिंगें बनाइए ना, क्यों इस दलदल में अपने आप को सान रहे हैं? तो इनका तो हाल ये रहा, इन्होंने अपने काम धंधे के अलावा सोचा ही नहीं कभी। सर आप मुझे ये बताइए, अगर ओखला की जनता, वार्ड नंबर 188 की जनता आपको चुनती है तो आपका क्या प्लान होगा सर विकास को लेकर? देखिए, एमसीडी के अंदर जो जो काम आते हैं, साफ सफाई, कूड़े घर का जो समस्या है वो, और उसके बाद इंक्रोचमेंट पे भी हमें काम करना है उस पर, और आपके सीवर के जो ढक्कन वगैरह हैं ये इस पे ध्यान देना है। ये जो टूटे हैं इन्हें कैसे वक्त पे, अभी टूटा है तो आज का आज टूटा तो आज ही होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगले 1 घंटे में कोई गिर ना जाए, उसमें किसी को चोट ना लग जाए। तो ये सारा मैनेजमेंट हमें ठीक करना है और इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे उसे। और हमारे पास है कूड़ा, अगर कूड़े की गाड़ियां अगर सरकारी आती हैं तो प्राइवेट वालों की जरूरत नहीं होगी। अगर प्राइवेट वाले नहीं होंगे तो ये उल्टा सीधा कूड़ा डालने वाले नहीं होंगे। असल में मकसद ये है कि वो लोग घर से पेड़ लगे हुए हैं, 150-200 रुपए लेते हैं मंथली, और वो अपनी मर्जी से कूड़ा डालते हैं। और उसमें हिस्सा जाता था काउंसलर साहब को भी, उसमें सारे कूड़े डालने वालों से हिस्सा बना हुआ था। हम उन सारे उस कल्चर को खत्म करेंगे और सरकारी गाड़ियों का माकूल इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। वही साहब आएंगे आपके प्रचार में? बिल्कुल आएंगे।